हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए हम लोग आज 10th सीबीएसई के स्पर्श पुस्तक से गद्य खंड से पहला पाठ बड़े भाई साहब की व्याख्या सुनेंगे, जिसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म बनारस के लम्ही गांव में 30 जुलाई 1880 को हुआ था। हिंदी साहित्य के जाने माने नाम, उपन्यासकार, कहानीकार और बहुत ही सरलता से, सहजता से उन्होंने सामाजिक मुद्दों को, गरीब मजदूरों को, दलितों को अपने लेखन का विषय बनाया है। आइए जानते हैं कि बड़े भाई साहब में उन्होंने अपने किस भावना को पिरोया है। आइए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले पाठ की रूपरेखा देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं और उनका एक छोटा भाई है जो उनसे 5 साल छोटा है। परिवार में बड़ा भाई होने के कारण उनकी बड़ी बड़ी आदर्श अपेक्षाएं भी हैं। घर को, जिस तरह से घर में 2 बच्चे होते हैं, बड़े वाले से घर के जो लोग हैं वो यही आशा करते हैं कि वो हर समय समझदारी दिखाएगा और वो जो भी करेगा उसका प्रभाव उसके छोटे भाई पर पड़ेगा। ये हम आम सी चीज़ है, हम हर परिवार में, हर घर में महसूस करते हैं और देखते हैं। तो बड़ा भाई स्वयं वही कार्य करता है जो उसके छोटे भाई के लिए आदर्श बन सके। बड़ा भाई भी उसी व्यवहार का पालन करता है, वैसे ही कार्य को करता है जिसे देखकर उसका छोटा भाई जो है वो बिगड़े ना, अच्छे आदर्शवादी राह पर चले। इसलिए वह हर समय पढ़ाई करते रहते और छोटे भाई पर कड़ी निगरानी रखते। समय समय पर अपने छोटे भाई को पढ़ाई के प्रति गंभीर रूप से सचेत भी करते रहते। इस आदर्श रूप को बनाने के लिए वह अपना बचपन भी खो बैठते हैं। बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई का आदर्श जीवन बनाने के लिए अपने बचपन को कुर्बान कर देता है। इस पाठ में सार्थक पढ़ाई करने तथा शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक वर्णन किया गया है। आइए छोटे छोटे टुकड़ों में पाठ के मुख्य मुख्य बातों को समझते हैं और छोटे में ही पाठ के सार को हम समझते हैं। तो पहला जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा बड़े भाई साहब का व्यक्तित्व। बड़े भाई साहब का व्यक्तित्व कैसा है। तो कहानी में लेखक ने अपने बड़े भाई साहब को 14 वर्ष का बताया है। आयु से 5 वर्ष का अंतर होने पर भी लेखक से कक्षा में केवल 3 दर्जा आगे है। 3 दर्जा यानी 3 क्लास आगे है। कौन? बड़े भाई से छोटा भाई जो है वो सिर्फ 3 क्लास पीछे है, क्योंकि वह शिक्षा पाने में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहते। वह तालीम रूपी भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। इस पर आलिशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। कहने का मतलब है कि बड़े भाई साहब बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही समझदार, बहुत ही पढ़ाकू किस्म के व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था, वो दिन भर किताबों के बीच बैठे रहते थे। पढ़ना, लिखना, बोर होने पर भी वो कभी किताबों को छोड़ते नहीं थे। क्या किया करते थे टाइम पास करने के लिए? किताबों के ऊपरी हिस्से पे जो खाली स्थान होता है वहां पे किसी प्रकार का चित्र बनाना, किसी शब्द को लिखते रहना। कभी कभी तो एक ही शब्द को कई बार लिखते थे और कभी कभी बिना मतलब के शब्द भी लिखते थे और कभी कभी कोई भी डिजाइन फालतू सा उस पर बनाने लगते थे। लेकिन अपने भाई का आदर्श बनने के नाते उन्होंने कभी भी ना बाहर वो घूमने गए, ना खेलने गए, ना ही टाइम पास किया, ताकि उनको देखकर उनका भाई भी उसी तरह का हो। तो ये था उनका व्यक्तित्व। दूसरा टॉपिक है बड़े भाई साहब के निर्देश और नसीहतें। किसके लिए? छोटे भाई के लिए। बड़े भाई की नसीहत और उनका निर्देश। लेखक जो है वो वही छोटा भाई है। अपनी कहानी बता रहा है बड़े भाई के साथ। लेखक खेलकूद में बहुत रुचि लेता था और अवसर पाते ही हॉस्टल के बाहर निकलकर मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलने, गप्पे मारने में व्यस्त हो जाता था। जब वह इन गतिविधियों से निपटकर अपने कमरे में आता तो भाई साहब उससे प्रश्न पूछने को तैयार मिलते थे। कहाँ थे? तो भाई साहब का जो मुख्य प्रश्न होता था, जैसे ही जो लेखक हैं यानी कि छोटे भाई जो हैं वो पढ़ाई में उनकी इतनी दिलचस्पी नहीं है, पढ़ते हैं पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी उनको पढ़ाई में नहीं है। सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं जिससे वो क्लास में पीछे न रह जाए, और उनका मन जो है वो बाहर खेलने में, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में, इन्हीं सब में उनका मन लगता है। और सारी चीजें करने के बाद जब वो घर में वापस आते हैं, हॉस्टल में वापस आते हैं, तो बड़े भाई साहब तलवार खींचे खड़े रहते। तलवार खींचने का मतलब गुस्से से खड़े रहते। पहला प्रश्न यही पूछते, कहाँ थे? यह प्रश्न सुनते ही लेखक कांप जाता था। इसके बाद बड़े भाई साहब के उपदेश चालू हो जाते थे, जिससे इस बात पर जोर होता था कि अंग्रेजी विषय को पढ़ना और समझना आसान नहीं है। फिर तो बड़े भाई साहब का लेक्चर शुरू हो जाता था कि इतनी तुम लापरवाहियां कर रहे हो, अंग्रेजी पढ़ना इतना आसान नहीं है, पढ़ाई इतनी सरल नहीं होती है। यह जानते हुए भी लेखक अपना समय खेलने कूदने, गप्पे हाँकने में ही बिताता था। वह लेखक को इस बात के लिए भी लताड़ते यानी डांटते फटकारते थे कि यदि उसे पढ़ने में रुचि नहीं है तो वह क्यों यहाँ रहकर दादाजी यानी पिताजी के पैसे बर्बाद कर रहा है। पिताजी की मेहनत की कमाई है और उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तीसरा टॉपिक जो होगा हमारा वह होगा लेखक द्वारा पढ़ाई के संबंध में योजना बनाना।
जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उनके माध्यम से इस पाठ की व्याख्या हम लोग देखेंगे। बहुत ज्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बहुत गहराई से समझकर अपने दिमाग की लीड निकाल दी जाए। बहुत ही साधारण ढंग से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो तीसरी चीज जो विशेष लगी मुझे कि लेखक द्वारा पढ़ाई के संबंध में जो वो योजना बनाता है। बड़े भाई साहब से डांट खाकर लेखक को बहुत दुख होता है और वह निराश हो जाता है और क्या करता है, बैठकर डांट खाने के बाद खूब सीरियस होता है और बैठकर क्या करता है, अपने लिए एक टाइम टेबल तैयार करता है, एकदम कड़क अनुशासन के साथ एक टाइम टेबल। लेकिन जिसे पढ़ाई में रुचि ही नहीं है उसे एक टाइम टेबल क्या ही रोक पाएगा। बड़ी मेहनत से टाइम टेबल तैयार होता है, एक एक मिनट का हिसाब उस टाइम टेबल में होता है, जिसमें आराम कम, पढ़ाई ज्यादा, खेल कूद का कहीं नामो निशान नहीं। पर जिसका मन बाहर की दुनिया में रमा हो वो किताबों में कहाँ लग सकता था। आज टाइम टेबल बना पर वो लागू नहीं हुआ। अगले दिन फिर से वही बाहर की शोर, वही खेल कूद, वही दोस्तों से गप्पे लड़ाना। लेखक फिर से उसी में, यानी जो छोटा भाई है वो फिर से उसी सब में व्यस्त हो जाता है। चौथा जरूरी जो टॉपिक है वो है कि वार्षिक परीक्षा आ जाती है। वार्षिक परीक्षा और लेखक का परीक्षा फल। वार्षिक परीक्षाएं हो गई, परीक्षा फल निकला तो लेखक को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कक्षा में प्रथम आया है। पढ़ाई को बहुत सीरियस न लेने वाला बच्चा जो है वो आज कक्षा में प्रथम आया है। और वहीं दूसरी तरफ बड़े भाई साहब का बुरा हाल है, जो कि किताबों में ही दिन बिताते थे। भाई साहब फेल हो जाते हैं और लेखक यानी कि छोटे भाई जो है वो अब बड़े भाई से दो कक्षा ही पीछे हैं, 2 क्लास से। पहले कितने थे, 3 क्लास पीछे थे, अब वो सिर्फ 2 क्लास पीछे हैं। बड़े भाई साहब लेखक की इस निडरता को मतलब अब क्या हुआ है, जब वो प्रथम आ गए हैं बिना पढ़े, तो अब बड़े भाई साहब के प्रति उनकी जो इज्जत करने की भावना है वो थोड़ी कम हो गई है। अब वो बड़े शान से रहते हैं कि मुझे कुछ बोलेंगे ना तो मैं सुना दूंगा। आप इतना पढ़ते थे तो क्या ही उखाड़ लिया आपने, मैंने तो बिना पढ़े कक्षा में प्रथम आया हूँ। और भाई साहब भी अपने फेल होने के बाद से इतने दुखी थे कि उन्होंने भी बोलना थोड़ा कम कर दिया था। और बड़े भाई ने भाप लिया कि उनकी इस थोड़ा कम बोलने की आदत से जो लेखक हैं यानी कि छोटे भाई हैं उनका मन जो है वो बढ़ता जा रहा है। बड़े भाई साहब लेखक की इस निडरता को भाप चुके थे, इसलिए एक दिन उन्होंने लेखक को खरी खोटी सुना दी। कहा कि कक्षा में प्रथम आने से बहुत घमंड कर रहे हो। उन्होंने रावण का उदाहरण दिया कि इतना प्रकांड विद्वान होने के बाद भी, इतना ज्ञानी होने के बाद भी, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति और पूरी दुनिया को अपना दास बना लेने की शक्ति वाला वह रावण था, जिसका भी घमंड जो है वो चूर चूर हो गया। तो तुम तो सिर्फ एक तुच्छ से व्यक्ति हो और तुम्हारा तो क्लास में सिर्फ प्रथम आया है, इतने से घमंड में आ गए। दुनिया बहुत बड़ी है। यही सब उनको देते हैं, सब बताते हैं और कहते हैं कि उसे यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब वह उनकी कक्षा में आएगा तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आ जाने का मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना होगा, जिसमें 8 तो हेनरी हुए, दर्जनों जेम्स और दर्जनों ही विलियम्स और कोड़ियों चार्ल्स, जिनके नाम याद करते करते चक्कर आने लगते हैं। और ज्योमेट्री छात्रों का खून चूस लेती है। विषयों का जो कठिन 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 विषय हैं उन विषयों के बारे में बता के वे डराने की कोशिश करते हैं उन्हें। इसके बाद शिक्षा के नाम पर छात्रों पर होने वाले अत्याचार। आप जैसा कि जानते हैं कि इस चैप्टर में एक तो शिक्षा सही तरीके से लेने की बात की गई है और दूसरा शिक्षा नीति पर कड़ा व्यंग किया गया है। जिस तरह की हमारे देश में शिक्षा नीतियां हैं उन पर करारा प्रहार किया गया है। तो अब जिस टॉपिक को मैं बोलने जा रही हूँ इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और इसको याद करके रख लेंगे, क्योंकि इस पर प्रश्न बनना अनिवार्य है। शिक्षा के नाम पर छात्रों पर होने वाले अत्याचार। अब किस तरह की शिक्षा नीति हमारे देश में है और वो किस तरह से हमारे देश के विद्यार्थियों के लिए एक बर्डन है, इस सब टॉपिक से जानेंगे। बड़े भाई के अनुसार जो कुछ किताबों में लिखा है उसे वैसा ही नहीं पढ़ा तो परीक्षा पास नहीं की जा सकती। वह समय की पाबंदी पर 4 पन्ने का निबंध लिखने का उदाहरण देकर परीक्षा देने वालों पर व्यंग करते हुए कहते हैं, समय की पाबंदी पर 4 पन्ने का निबंध लिखने के उदाहरण को लेकर बताते हैं कि यदि समय की पाबंदी पर 4 पन्ने का निबंध लिखा जाएगा तो यह समय की बर्बादी ही होगी। यह छात्रों पर अत्याचार है कि संक्षेप में लिखने को कहकर 4 पन्ने लिखाए जा रहे हैं। लेखक को इन सब बातों के विषय में विस्तार से बताकर बड़े भाई साहब इस बात पर जोर देते हैं कि बड़ी कक्षा की पढ़ाई आसान नहीं है और भले ही वह फेल हो जाए किंतु यह अनुभव में लेखक से बड़े और सदैव बड़े ही रहेंगे। बड़े भाई साहब यहाँ पे समझाते हैं कि देखो तुम भले ही आज प्रथम आए हो, कक्षा में मुझसे सिर्फ 2 कक्षा पीछे हो, 2 ही क्लास पीछे हो, प्रथम भी आ गए हो, लेकिन सिर्फ एक क्लास पास कर लेना सबसे बड़ी चीज नहीं होती है। वो कितना भी तुमने एक स्थान लाया हो अपने उसमें, लेकिन तुम बड़े भाई से बड़े कभी नहीं हो सकते। उसके बाद एक और मुद्दा देखते हैं। एक बार फिर बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और लेखक अपने दर्जे में अव्वल आता है, यानी प्रथम आता है। फिर अगले साल की वार्षिक परीक्षा होती है, परीक्षा हो जाती है और फिर से लेखक यानी छोटे भाई अपनी कक्षा में प्रथम आते हैं और बड़े भाई जो है वो फिर से फेल हो जाते हैं। इस बात का उन्हें इतना दुख होता है,
लेखक का तो मन करता है, यानी छोटे भाई का मन तो करता है कि वो उसे खूब खरी खोटी सुनाए और उनकी बड़ी बड़ी दलीलों का जवाब दे दे। लेकिन रोते हुए बड़े भाई को देखकर छोटे भाई का जो हौसला है वो थोड़ा टूट जाता है और वो दया आ जाती है कि जो हार चुका हो उस पर वार नहीं करना चाहिए, यानी कि वो खुद दुखी हैं, अब मैं उसमें उन्हें और दुख नहीं दे सकता। इस बार लेखक और बड़े भाई के बीच केवल एक कक्षा का अंतर है क्या? एक बार लेखक को यह बुरा विचार उनके मन में आया कि यदि बड़े भाई साहब एक बार और फेल हो जाते तो हम लोग एक ही कक्षा में आ जाते और फिर मुझे इनकी खरी खोटी बातें नहीं सुननी पड़ती और दोनों एक ही दर्जे में पढ़ेंगे और उस समय बड़े भाई उसकी बेइज्जती नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या होता है, 2 बार लगातार फेल हो जाने के बाद बड़े भाई साहब के व्यवहार में आता है परिवर्तन। इस बार भी फेल होने से बड़े भाई साहब बहुत दुखी थे। अब उनके व्यवहार में लेखक के प्रति नरमी आ गई थी। उनको यह भी लगने लगा था कि उन्हें लेखक को डांटने का अधिकार नहीं है। इसका फायदा उठाते हुए लेखक ने खेलने में अधिक समय लगाना शुरू कर दिया। अब वह पतंगबाजी के शौकीन हो गए हैं। कौन? छोटे भाई यानी लेखक। अब वो क्या हो गए हैं? पतंग उड़ाने के शौकीन हो गए हैं। गली के बच्चों के साथ, हॉस्टल के बाहर बच्चों के साथ वो क्या करते हैं? कनकौवे उड़ाते हैं। कनकौवे यानी पतंग उड़ाते हैं। इसके बाद भी वह एक बार जो है वो टकराते हैं बड़े भाई उनसे, उन्हें सिखाते हैं कि अपने लेवल का ध्यान दो, तुम 8वीं जमात में यानी 8वीं कक्षा में आ गए हो। पहले 8वीं कक्षा के लोग बड़ी बड़ी पदवी पा जाते थे। मैं बहुत ऐसे मिडिलचियों को जानता हूँ। मिडिलची यानी 8वीं पढ़कर बड़ी बड़ी सरकारी पोस्ट पर लोग हैं और तुम्हें अपने लेवल का ध्यान देना चाहिए। अब तुम 8वीं जमात में आ गए हो, बड़े हो गए हो, तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम इन बाहरी लड़कों के साथ कनकौवे उड़ाते फिरो या पतंग उड़ाते फिरो। अब क्या होता है, अनुभव का महत्व। अब जो सारी चीजों से हार जाते हैं, पढ़ाई की बातें बताकर, शिक्षा नीति की बातें बताकर, अपने बड़े होने का एहसास दिलाकर, सब कुछ करने के बाद जब बड़े भाई के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो अनुभव का महत्व बताते हैं। अब वो राइटर को यानी लेखक को छोटे भाई को अपने समझाते हैं। वो देखते हैं कि वो अब ज्यादा इन पर ध्यान नहीं देता, उसको इनसे डर नहीं लगता, तो अब वो बताते हैं। बड़े भाई साहब ने लेखक को अनुभव का महत्व बताते हुए कहा कि हमारे पिताजी और माताजी जो है ना ज्यादा नहीं पढ़े हैं। पिताजी बहुत होगा तो 4वीं कक्षा तक पढ़े होंगे और माताजी ने तो अक्षर किताबों के मुंह तक नहीं देखे, लेकिन उनका अनुभव जो है वो आज भी हमसे बहुत बड़ा है। कहने का मतलब है कि जीवन में पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। जीवन जीने का एक अपना अनुभव होता है, एक समझ होती है, उसका होना भी जरूरी है। वे कहते हैं कि अगर आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम छटपटाने लगोगे, तुरंत तार भेजोगे घर पर, लेकिन तुम्हारी जगह पर अगर दादा होंगे यानी पिताजी होंगे तो वो शांति से रहेंगे, पहले कुछ घरेलू उपचार करेंगे, फिर उसके बाद अगर काम नहीं बना तो वो डॉक्टर को बुलाएंगे या डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और इतने पैसे वे हमें देते हैं जिसके चौथाई पैसे में ही उन्होंने अपने जमाने में अपना पूरा महीना बिताया होता है। तो वे कहते हैं कि अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है और अगर मैं तुम्हें डांटता भी हूं ना तो बस तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए ही बोलता हूँ। तो तुम्हें भी जो है वो थोड़ा समझ कर चलना चाहिए और मेरे बड़े होने का, मेरे बोलने का तुम पर प्रभाव पड़ना चाहिए। कहते हैं कि यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं थप्पड़ भी मार सकता हूँ। बताते हैं हाथ उठाते हुए कि इतना समझाने के बाद भी अगर तुम नहीं मानते हो ना तो मैं थप्पड़ भी मार सकता हूँ। अंत में छोटे भाई यानी लेखक जो है वो अपने बड़े भाई से सहमति जताते हैं और कहते हैं कि बड़ा और अधिक अनुभवी होने के नाते समझ में आप मुझसे बहुत बड़े हैं और आपको अधिकार है, आप मुझे डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, जरूरत पड़े तो थप्पड़ भी मार सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। ऐसा सुनते ही बड़े भाई साहब का दिल पसीज जाता है और अपने छोटे भाई को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी दिल करता है पतंग उड़ाने का, खेलने का, दौड़ने का, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक आदर्श बन सकूं इसलिए मैं ये सब नहीं करता। यदि मैं ही ऐसा करने लगा तो तुम्हें किस प्रकार समझाऊंगा। उसी समय जब वो कह रहे थे ये सब, उसी समय ऊपर से एक कटी हुई पतंग आकर उनके पास गिरती है और वो उस पतंग की डोर को थामते हैं और दौड़ते हुए हॉस्टल की तरफ आते हैं और लेखक जो हैं वो भी अपने भाई के पीछे पीछे दौड़ते हुए हॉस्टल आते हैं। तो इस तरह से इस पाठ में शिक्षा के महत्व और शिक्षा नीति की जो कुरीतियां हैं उन पर व्यंग किया गया है, शिक्षा का महत्व बताया गया है। तो कैसा लगा आप सबको ये व्याख्या? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियोस को लाइक शेयर करिएगा। कुछ भी डाउट है मन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं तुरंत जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में फिर किसी पाठ के साथ। धन्यवाद।